बीरबल और उड़ता हुआ अमरूद। एक अमरूद जो उड़ने लगा और बीरबल जिसकी पूंछ पकड़कर अकबर के गुस्से को हंसी में बदल गया। प्रस्तावना। गर्मी के दिन थे और शाही बाग में अमरूदों की भरमार थी। पर उस दिन दरबार में कोई मुद्दा नहीं था, ना कोई झगड़ा, ना कोई फरियाद। बस एक ही बात हो रही थी। हुजूर का अमरूद उड़ गया। अब जरा ठहरिए। ये कोई कव्वाली नहीं थी, वाकई में अमरूद उड़ गया था। पहला सीन उड़ता क्या है, झूमता है। सुबह सुबह अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे। एक हरे भरे अमरूद को देखा और कहा, वाह, क्या ताजगी है। यही तो है बादशाहत का स्वाद। ज्यों ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, फुर्रर्रर्रर, अमरूद हवा में उड़ गया। अकबर हक्के बक्के किए। ये क्या था? जादू? बगल में खड़े माली से पूछा, क्या ये पेड़ उड़ते हैं अब? माली कांपते हुए बोला, हुजूर, मेरी तो धोती भी उड़ने लगी उस वक्त। अमरूद ने तो पंख खोल दिए जैसे कबूतर हो। दूसरा सीन बीरबल का बुलावा। अकबर गुस्से में बोले, कोई मेरी सल्तनत से फल उड़ाएगा? ये राजद्रोह है। बीरबल को बुलाओ। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में दाखिल हुए और बोले, हुजूर, सुना है अमरूद ने उड़ान भर ली। अकबर, हाँ। और अगर तूने इसका राज नहीं खोला तो आज तू भी अमरूद के पीछे उड़ता हुआ नजर आएगा। बीरबल झुकते हुए बोले, हुजूर, आप आदेश दें तो मैं पूरे आमों को भी तितली बना दूं। अमरूद तो बच्चा है। दरबारियों की हंसी जोर से फूटी, हा हा। बीरबल का जवाब नहीं। तीसरा सीन जांच पड़ताल शुरू। बीरबल ने पूरा बाग देखा। कहीं जादू नहीं, ना कोई छुपा हुआ चोर। लेकिन एक पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी उखड़ी हुई थी। बीरबल ने वहीं खुदाई करवाई। नीचे से निकला एक रस्सी का सिरा। हुजूर, लगता है अमरूद के साथ साथ कोई खिलौना भी खेल रहा था। रस्सी खींची गई तो ऊपर एक पतंग से बंधा अमरूद निकल आया। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। अमरूद को पतंग की तरह उड़ाया गया था। अकबर चौंक गए, किसे इतनी फुर्सत थी कि मेरे फल से पतंग उड़ाए। चौथा सीन अपराधी पकड़ा गया। तभी एक छोटा बच्चा दरबार में लाया गया। नाम था खुदी मियाँ। बिल्कुल शरारती, कान पकड़े खड़ा था। बीरबल ने पूछा, बोलो खुदी मियाँ, अमरूद को पतंग से क्यों बांधा? खुदी मियाँ बोला, हुजूर, मैं अमरूद खाना चाहता था, पर पेड़ बहुत ऊंचा था। मैंने सोचा, अगर अमरूद उड़ जाएगा तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। पूरा दरबार लोटपोट, बाप रे, क्या दिमाग है। बीरबल बोले, हुजूर, यह कोई चोर नहीं, यह तो विज्ञान का अगला तारेख है। पांचवां सीन बीरबल की चाल। अब अकबर ने पूछा, बीरबल, सजा क्या हो? बीरबल बोले, हुजूर, सजा तो मिलनी चाहिए, मगर मीठी। इस बच्चे को शाही बाग में रखा जाए, रोज एक अमरूद दिया जाए और बदले में ये हर दिन एक जोक सुनाए, ताकि शाही दरबार में हंसी बनी रहे। अकबर मुस्कुराए, और ताली कौन बजाएगा? बीरबल बोले, हुजूर, अमरूद उड़ चुका है। अब ताली बादशाह बजाएंगे। सब दरबारी वाह, बीरबल वाह। अंत में अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अब से हर हफ्ते दरबार में हंसी सभा होगी और अमरूद उड़ाने वालों को नहीं, हंसी उड़ाने वालों को इनाम मिलेगा। और फिर बीरबल बोले, हुजूर, जहां बीरबल और अमरूद हों, वहां हंसी जरूर उड़ेगी और सल्तनत में मुस्कान फैलेगी। सीख क्या है? जहां बादशाह गुस्से में हो,
वहां बीरबल जैसे दरबारी हंसी का झोंका लाते हैं। और जहां अमरूद भी उड़ने लगे, वहां हर दिन मजेदार बने बिना नहीं रह सकता। अगली कहानी, अमरूद की शादी और बीरबल का हंसी का जनाजा। हुजूर की फरमाइश पे पेश है सबसे लाजवाब लोटपोट हंसी की दावत, एकदम अनसुनी और झकास कहानी। अमरूद की शादी और बीरबल की हंसी का जनाजा। जहां फल भी ब्याहे जाते हैं और बीरबल की हंसी भी अर्थी पे बैठ जाती है। प्रस्तावना। जहां एक तरफ अकबर बादशाह अपने शाही सिंहासन पर बैठकर राज चला रहे थे, वहीं दूसरी ओर बीरबल दरबारियों को हंसी से लोटपोट कर रहे थे। लेकिन इस बार जो हुआ वो तो बीरबल ने भी सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि दरबार में एक खत आया, शादी का न्योता, और उस पर लिखा था, आप सादर आमंत्रित हैं अमरूद कुमार की शादी में। अकबर ने पूछा, ये कौन पगला गया है अब? बीरबल बोले, हुजूर अमरूद पहले ही उड़ चुका था, अब लगता है ब्याह भी करेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीन 1, न्योते की तह तक। बीरबल ने उस खत की जांच की। अंदर से कार्ड निकला, वर श्रीमान अमरूद कुमार, वधू श्रीमती नारंगी देवी, स्थान फलवाड़ी नगरी, और नीचे लिखा था, दूल्हे को गिफ्ट में छुरी ना लाना। बीकानेर वाले मंत्री तो कुर्सी से गिर पड़े। अकबर बोले, बीरबल अब तू ही जा इस फल शादी में, और खबर ला कि ये फल क्या क्या गुल खिला रहे हैं। सीन 2, बीरबल पहुंचा फलवाड़ी नगरी। बीरबल शाही बग्घी छोड़कर एक खरबूजे पे सवारी करता हुआ पहुंचा फलवाड़ी नगरी। बैंड बज रहा था, कट जा रे आम अमरूद आया रे। दूल्हा अमरूद हरा चश्मा लगाए, नींबू की माला पहने खड़ा था। बगल में केला और पपीता बाराती बने नाच रहे थे। नारंगी देवी शर्माते हुए अंगूर की डाली में बैठी थीं, और अनार के दाने बर्फी की तरह बंट रहे थे। सीन 3, बीरबल का इंटरव्यू। बीरबल ने माइक पकड़ा और अमरूद से पूछा, दूल्हे राजा फल होकर शादी क्यों कर रहे हो? अमरूद मुस्कराया, हुजूर इंसानों के रिश्ते तो खट्टे मीठे होते हैं, हम तो खुद ही खट्टे मीठे हैं, शादी तो बनती है। केला वहीं गिर पड़ा, वाह बेटा अमरूद। बीरबल ने पूछा, शादी का खर्चा कौन उठा रहा है? पपीता बोला, सर आड़ू ने पल्प इंडिया बैंक से लोन दिलाया है। बीरबल ने सिर पीट लिया, अब तो फल भी उधार में फंस गए। सीन 4, अकबर दरबार में। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो कैसी रही शादी? बीरबल बोले, हुजूर उस शादी में इतना रस था कि आम भी बिना बुलाए पहुंच गया, और जब अनार ने डांस किया तो सारे दाने बिखर गए। पूरा दरबार लोटपोट। लेकिन तभी अकबर बोले, बीरबल एक मुसीबत हो गई है। अब फल दरबार में आकर कह रहे हैं, बीवी के साथ छुट्टियों पर जाना है, तनख्वाह दो। बीरबल की हंसी वहीं अटक गई। सीन 5, बीरबल की हंसी का जनाजा। बीरबल बोले, हुजूर आपने तो कहावत सुनी होगी, हंसी मजाक की बात थी, अब वो हंसी मर चुकी है। अकबर, क्या मतलब? बीरबल, मतलब ये कि अमरूद शादी कर रहा है, पपीता लोन दिला रहा है, और अनार स्टेज डांस कर रहा है। मेरी हंसी तो अब कहीं दफन हो चुकी है। दरबारी, जनाजा निकालो बीरबल की हंसी का। बीरबल बोले, मगर रुकिए, अगर एक बार फिर मैं मुस्करा दूं तो उस जनाजे में भी डीजे बज जाएगा। अकबर, तू तो है ही हंसी का सल्तनती कलेक्टर। अंत में अकबर ने ऐलान किया,
अब हर शुक्रवार दरबार में फलपाती मजाक सभा होगी और बीरबल को मिलेगा शाही ठहाका अवार्ड। क्योंकि कोई हंसी को जिंदा कर सकता है तो वो बीरबल ही है। कहानी की सीख। जहां फल शादी कर लें और बीरबल जनाजे में डांस कर दे, वहां अकबर भी कह उठते हैं, तू हंसी का बादशाह है बीरबल। अगली कहानी। दरबार में उस दिन की सुबह कुछ अलग सी थी। सूर्योदय की सुनहरी किरणें महल की प्राचीरों पर पड़कर दरबार को एक आलोकमयी रंग दे रही थीं। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर शांत मगर गंभीर भावों में बैठे थे। उनके मन में आज की गंभीर बैठकों और न्यायसंगत फैसलों का बोझ था, परंतु किस्मत ने ठाना था कि आज हंसी का तूफान दरबार में दस्तक देगा। बीरबल, जिनकी चालाकी और हास्य से भरी बातें सदैव दरबार में रौनक भर देती थीं, अपने आमने सामने बैठे दरबारियों के बीच चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें किसी गुप्त बात की जानकारी हो। तभी अचानक मुख्य दरवाजे से एक तेज खड़खड़ाहट हुई, जिसके साथ एक चमकीले पंखों वाला तोता बिना किसी रोकटोक के भीतर आ गया। यह तोता साधारण नहीं था, उसके नीले, हरे और सुनहरे पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई जादूगर अपनी ताबीज की शोभा दिखा रहा हो। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी और जब उसने आवाज लगाई तो उसकी हंसी दरबार के हर कोने में गूंज उठी। दरबार में मौजूद सभी लोग उस अद्भुत दृश्य से स्तब्ध रह गए। कुछ लोग तो अंतर्मन से हंसी के ठहाकों में लिप्त हो गए, जबकि अन्य अभिभूत होकर आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये तोता किसका है और किस तरह यहाँ आ पहुंचा। अकबर बादशाह ने उठकर कहा, ये क्या तमाशा हो रहा है? दरबार में ऐसा कौन आता है कि बिना बुलाए घुस आए? उनके स्वर में थोड़ी कड़वाहट थी, परंतु अंदर ही अंदर उनकी जिज्ञासा भी जाग उठी थी। बीरबल ने धीरे से चुपके से उत्तर दिया, हुजूर, शायद यह तोता कुछ बताने आया है या फिर हंसी की सौगात लेकर आया है। उन शब्दों में एक हल्की मुस्कान थी, जिसे सुनते ही दरबार में एक आश्चर्यचकित हंसी का माहौल फैल गया। तोते ने जैसे ही अपनी चंचल चाल में दरबार के बीचों बीच उतरने की ठानी, उसने अपनी छोटी सी किलकारियां उड़ानी शुरू कर दीं। उसकी हर हरकत से दरबार में मौजूद लोग हंसी के रंग में रंग गए। तोता अपने चहकते स्वर में दरबार के मंडप के चारों ओर उड़ता रहा और कभी कभी अपनी पंखों की थाप से मजाकिया धुन बजाता हुआ प्रतीत होता था। अकबर के कड़े चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान झलक गई, मानो उन्हें याद आ गया हो कि कभी कभी जीवन में गंभीरता के बीच थोड़ी हंसी भी जरूरी है। बीरबल ने तोते के चारों ओर धीरे धीरे जाकर उससे कुछ कहने की कोशिश की, पर वह तोता जैसे अपने आप में खोया हुआ था। उसकी चंचल हरकतें और अजीबोगरीब उड़ानें दरबार के सदस्यों के बीच से हंसी की लहर निकालती थीं। एक बार तोते ने अकबर के निकट पहुंचना शुरू कर दिया, मानो वह उन महान शक्ति के पास जाकर उनसे कुछ सीखना चाहता हो। अकबर, जो पहले थोड़े कड़े मिजाज में थे, अब उसे देखकर मुस्कान रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, लगता है यह तोता हमारे लिए कोई संदेश लेकर आया है। बीरबल ने अपनी नजरों में चपलता भरते हुए उत्तर दिया, हुजूर, कभी कभी तोता भी समझ लेते हैं कि हंसी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी बीच तोता अचानक एक जोरदार चहक के साथ अकबर के नजदीक आकर उनकी मोजेदार टोपी ऊपर से उड़ा ले गया। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने विस्फोटक हंसी में फूट पड़े। अकबर ने पहले तो अपना गुस्सा दबाया, परंतु तुरंत ही वह भी इस मजाकिया करामात पर हंस पड़े। तोता टोपी के साथ हवा में कुछ पल के लिए मस्ती भरे अंदाज में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे टोपी नीचे उतरते ही वापस अपने कुतूहल भरे मन में लग गया। उस दिन दरबार में मजाक और ठहाकों का सिलसिला चलता रहा। बीरबल ने तोते को पकड़ने और उसकी हरकतों पर सवाल करने की कोशिश की। तोता अपनी चालाकी से उड़ता रहा। उसकी हरकतें ऐसी थीं कि मानो वह कोई उड़ता फिरता जोकर हो जिसने दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी हो।
बीरबल ने धीरे धीरे देखा कि तोते की यह हरकतें किसी जादुई प्रभाव से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि उसकी खुद की शरारत और चुलबुलाहट ही इसका कारण है। बीरबल ने अकबर से कहा कि यह तोता दरअसल किसी ग्रामीण की पालतू है, जिसे गलती से दरबार में छोड़ दिया गया है। परंतु अकबर ने कहा, बीरबल, अगर यह तोता मुझ पर इतना हंसता है तो क्या इसका कोई गहरा मतलब भी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, कहावत है, जहां हंसी हो वहां दिल में उमंग हो। आज यह तोता हमें यह सिखाने आया है कि जीवन में गंभीरता के साथ साथ हंसी भी जरूरी है, चाहे वह किस्तों में मिले या ठहाकों के झरनों के साथ। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और दरबार में एक छोटा सा समारोह करने का आदेश दिया। वे सब इकट्ठे हुए और तोते की हरकतों का मजाक उड़ाते हुए ठहाकों से भर गए। कुछ दरबारी तोते का पीछा करते हुए उसके पीछे चलते, मानो उसके साथ उस हंसी की मस्ती में शामिल होना चाहते हों। महोत्सव का माहौल इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे दरबार में हंसी ने सभी के मन को आपस में जोड़ दिया। तोते की चंचल हरकतें, उसकी अचानक अचानक उड़ाने और टोपी उड़ा देने जैसी बातें सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। बीरबल ने तोते को पकड़ने की बजाय उसे समाज के बीच एक प्रतीक बना दिया था, एक ऐसा प्रतीक जिसे देखकर हर व्यक्ति की आंखों में हंसी की झलक दिखने लगी। दरबार में ठहाकों के साथ साथ शाही संगीतकार भी अपनी अपनी धुन बजाते रहे और संगीत की मधुरता से वातावरण में एक अलग ही उमंग पैदा हो गई। शाम के समय जब सूरज ढलता गया और नीले आकाश में सुनहरी किरणों की कतारें सजने लगीं, दरबार में एक नई हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज का दिन तुमने मेरे दिल में हंसी के फूल खिलाए। परंतु मुझे बताओ, यह तोता कहाँ से आया और इसके पीछे क्या रहस्य है? बीरबल ने अपनी उंगली उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हर प्राणी का अपने आप में एक कहानी होती है। यह तोता भी उन अनगिनत कहानियों में से एक है, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में मस्ती और हंसी अनिवार्य हैं, भले ही हम कितने भी गंभीर क्यों न हों। अकबर बादशाह इन शब्दों से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि दरबार में इतनी गंभीरता और औपचारिकता न होने से एक छोटी सी चुप्पी भी अक्सर मन में भारी भरकम विचार पैदा कर देती है। आज का दिन तो ऐसा था कि हर किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दरबार के दरबारी, जो पहले एक दूसरे के साथ कड़वाहट में उलझे हुए थे, अब फिर से एकजुट होकर हंसी और मस्ती का आनंद ले रहे थे। तोता जब भी उड़ता, उसकी छोटी सी चहक से ऐसा प्रतीत होता कि वह सबके मन में आशा और उल्लास भर रहा हो। शाम धीरे धीरे गहराते सूर्य की किरणों के साथ दरबार छोड़ने लगा, परंतु तोता की शरारत अभी भी दरबार के गलियारों में गूंज रही थी। बीरबल ने तोते को पकड़कर उसकी परवाह की बजाय उसे छोड़ दिया, मानो उसे यह एहसास हो कि आज की सुबह वह सबका हास्य बांटने वाला एक अनमोल उपहार बन चुका है। अकबर बादशाह ने भी उस दिन की घटनाओं से कुछ अनोखा सीखा कि शासन करने में हंसी मजाक का भी अपना एक महत्व है, और हंसी ही तो है जो दिलों को एक साथ बांध देती है। उस रात दरबार में खाने के दरमियान सभी दरबारी एक दूसरे से उस अनोखे तोते की कहानी सुनाने लगे। कोई कह रहा था कि तोते ने अकबर की टोपी में एक चिट्ठी छिपा दी थी, जिसमें लिखा था कि हंसी ही असली दवा है, तो कोई बता रहा था कि बीरबल ने तोते से पूछकर उसे एक रोमांचक किस्सा सुनाया था। पूरा दरबार उस हंसी भरे माहौल में डूब गया, जहां हर किसी के चेहरे पर एक नई चमक थी और हर दिल में एक नई आशा के दीपक जल उठे थे। समय के साथ साथ यह किस्सा दरबार की परंपरा बन गया। हर बार जब किसी के चेहरे पर उदासी छा जाती या किसी गंभीर मुद्दे के कारण मन उदास हो जाता, तो बीरबल या कोई भी अन्य दरबारी उस तोते की बात याद करके अपने अंदर हंसी की लौ जगा लेते। अकबर बादशाह ने भी कई बार बीरबल से पूछा कि क्या कभी ऐसे अवसर आएंगे कि वह खुद भी फिर से उस तोते के चंचल व्यवहार में खो जाएं और हंसी के उस मजे को पुनः जी सकें।
बीरबल ने हंसी के साथ कहा कि हुजूर, जब भी तोता अपनी चहक के साथ आएगा, हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में मौज मस्ती के पलों को कभी खोना नहीं चाहिए। एक दिन दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में बीरबल ने कई नई योजना बनाई ताकि दरबार के सभी लोग निरंतर मुस्कुराहट में रहें। उन्होंने एक अनोखा आयोजन रखा जिसमें तोते की तरह चंचलता और उसकी उड़ान के जैसा आनंद पैदा करने के प्रयास किए गए। सभा में दरबार के सभी सदस्य उस दिन नृत्य, गीत और हंसी के अद्भुत मेल को देखकर रोमांचित हो उठे। अकबर बादशाह ने स्वयं सभा में हिस्सा लिया और बीरबल के निर्देशानुसार चहकते हुए तोते का अभिनय करने का मजाकिया प्रदर्शन भी किया। उस दिन की सभा को सभी ने हंसी के झूले के रूप में याद किया। दरबार में उस तोते की शरारतें धीरे धीरे एक तरह की मिसाल बन गईं। लोग कहते थे कि जब भी जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, तो हमें उस दिन को याद करना चाहिए जब एक छोटा सा तोता दरबार में आकर सभी को हंसी के फव्वारे दे गया था। उसकी हर एक हलचल ने यह संदेश दिया कि हमें जीवन की गंभीरताओं के बीच भी खुशियों को खोज लेना चाहिए। बीरबल ने कहा करता था, हंसी एक ऐसा अमृत है जो मन के सारे घाव भर देता है। और अकबर बादशाह, जो कभी कभी अपने भारीपन में डूब जाते थे, आज उन्हीं की आंखों में चमक थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। दिन बीतते गए, पर उस अनोखे तोते की कहानी दरबार में हमेशा के लिए अमर हो गई। कभी कोई नए दरबारी से मिलता तो बीरबल उन्हें उस तोते के चंचल सफर की कहानी सुनाते और अकबर अपने हंसते हुए झटकों में कहते, यही तो है हंसी का असली स्वाद। वह दिन आज भी दरबार में स्मृति के रूप में जीवंत रहता है, जो साबित करता है कि हंसी ठिठोली में भी गहरी समझ और जीवन दर्शन छिपा होता है। गुजरते वर्षों में जब दरबार में नए नए आदेश और नीतियां पेश की गईं, तब भी उन यादों ने मन को राहत पहुंचाई। किसी ने कहा कि उस तोते ने दरबार में आकर हमारे दिलों में हलचल मचा दी थी और उसकी छोटी सी चहक ने हमें यह सिखाया कि जीवन के तमाम मुद्दों के बीच भी हास्य की चमक होती है। कई बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कभी ऐसा होगा कि फिर से तोता हमारे बीच आए, और बीरबल उत्तर देते, हुजूर, तोता कभी भी अपने आप नहीं आता। यह तो समय की मुराद है। हंसी की बुनियाद पर विश्वास रखना और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को संजोना। ऐसे में दरबार की रोजमर्रा की रौनक में थोड़ी बहुत हलचल आती रही। कई बार तोते का मिलना हुआ। कभी दरबार में किसी शरारती बच्चा ने तोते की नकल कर ली और कभी बीरबल ने अपने मजेदार किस्सों से सभी का मनोरंजन किया। दरबार में हंसी के उस अनमोल अनुभव ने एक नई मिसाल कायम की, जो आने वाले दिनों तक लोगों के बीच प्रेरणा बनकर रह गई। शाही महलों के पत्थरों में भी उस चहकती हंसी की गूंज सुनाई देती रही। एक दिन जब अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी भी उसी तोते की चहक से प्रेरित होकर अपने नृत्य में खो गई थी। उन्होंने सोचा कि नन्ही नन्ही प्राणियों में भी वह हंसी है जो हमें बताती है कि जीवन के हर पहलू में उत्साह और उमंग बसती है। उस पल अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे आज यकीन हो गया कि हंसी ही हमारे शासन का असली आधार है। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हुजूर, जब भी हमारे बीच हंसी होगी तो हमारे दिलों में ऊंचाइयां छा जाएंगी और यह दरबार सदैव उज्ज्वल रहेगा। समय के साथ उस तोते की कहानियां और भी रंगीन होती चली गईं। शाही महलों से लेकर आम जनता तक में यह किस्सा फैल गया कि कैसे एक छोटा सा तोता दरबार में आकर सभी की रूह में हंसी की लहर दौड़ा देता था। इस कहानी ने यह संदेश भी दिया कि जीवन में गंभीरता के साथ साथ हल्की फुल्की मस्ती भी जरूरी है, और जब हम अपने दिलों में हंसी को समेट लेते हैं तो हर समस्या अपने आप हल होने लगती है। एक बार दरबार में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसमें हर कोई अपने अपने अंदाज में खुशियां मना रहा था। उस दिन अकबर ने विशेष रूप से बीरबल को धन्यवाद दिया
बीरबल, तुमने आज हमें दिखा दिया कि कैसे हंसी में इतनी ताकत होती है कि वह हर दर्द को भुला देती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, हंसी वह चमत्कार है जो सभी के बीच बांट ली जाती है। उत्सव के दौरान दरबार के संगीतकारों ने भी तोते की चहक से प्रेरित होकर अनोखे सुर रच दिए। इन सुरों में वह हल्की फुल्की लेकिन मधुर धुन थी जो दिल को छू जाती थी। उस दिन के बाद से दरबार में एक नया अध्याय शुरू हुआ। हर शाम जब सूरज अपने रंग बिरंगे साए बिखेरता और दरबार के दरवाजे बंद हो जाते, तो बीरबल अपनी कहानियों और किस्सों के जरिए सबको फिर से याद दिलाते कि जीवन में हंसी कितनी अनमोल है। अकबर बादशाह, जो पहले कभी कभी अपने आप में संजीदा और गंभीर रहते थे, अब अपनी दिनचर्या में हंसी मजाक को भी जगह देते थे। उनके बोलों में भी वह मधुर हास्य छिपा रहता था जो आज के उस तोते की चहक से प्रेरित था। गुज़रते सालों में कई बार ऐसी घटनाएं हुईं, परंतु उस एक दिन की याद जब एक चंचल तोते ने दरबार में हंसी की बौछार कर दी थी, हमेशा जीवंत रही। दरबार के बच्चे उस दिन की कहानियों को सुनकर नाचते गाते थे, युवा और बुजुर्ग सभी उस अद्भुत अनुभव को साझा करते थे। बीरबल की मुस्कान में वह चमक थी कि मानो उन्होंने उस दिन से ही यह समझ लिया था कि हंसी में सच्ची ताकत छिपी है। अकबर ने भी कई बार कहा कि आज की वो हंसी जिसने दरबार में रंग भर दिए, वह हमारे शासन का असली आदर्श बनी है। हर बार जब दरबार में किसी के मन में उदासी छा जाती, तो बीरबल वह पुरानी कहानी सुनाने लगते और तोता की चहक सभी को फिर से जीवंत कर देती। यह कहानी इतनी प्रबल थी कि उसकी गूंज महल की दीवारों से लेकर बाहर के गलियारों तक सुनाई देती। उन दिनों की यादें हर किसी के दिल में अमर रह गईं, और दरबार में होने वाला हर छोटा आयोजन अब उस चहकती हंसी की याद दिलाता था। जब भी किसी ने जीवन में कठिन दौर देखे, तो वे उस दिन के उस तोते को याद करते और अपने दिल में मुस्कान लिए आगे बढ़ते। अकबर बादशाह ने कहा कि हमारे पास सत्ता हो या ना हो, लेकिन जब भी हम हंसते हैं तो हम सभी के मन में अमन, उल्लास और प्रेम का संचार होता है। बीरबल ने अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए कहा, जब भी मेरे मन में अंधेरे के बादल छा जाएं, तो मैं उस तोते की चहक याद कर लेता हूँ और मेरे मन के अंधेरे उजालों से भर जाते हैं। इस तरह से दरबार में उस दिन की घटनाएं न केवल हंसी मजाक के रूप में जी गईं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में भी उभर आईं। जीवन में कभी कभी छोटे छोटे पल हमें सिखा देते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में हंसना चाहिए, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। अंततः वह चंचल तोता, जिसने अचानक दरबार में प्रवेश किया था, सबके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। उसकी हरकतें, उसकी उड़ानें और उसकी हंसी दरबार में हमेशा एक अद्भुत संदेश लेकर आती रह गईं कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत है हंसी, और हंसी वह चमत्कार है जो हर दिल को जोड़ देता है। और ऐसे ही जब भी दरबार में कोई गंभीर चर्चा शुरू होती या कोई मसला बड़ा सा लगने लगता, तो बीरबल तुरंत याद दिला देते कि जहाँ भी एक तोता हंसता है, वहाँ जीवन में एक नई उमंग जगमगाने लगती है। अकबर बादशाह भी उस बात से सहमत हो जाते और उनकी राय में यह समझ में आ जाता कि शासन करना केवल निर्णय लेने का काम नहीं, बल्कि अपने दिल में हंसी के फूलों को खिलाए रखना भी है। समाप्त होते होते जब रात की चांदनी दरबार के आंगन में फैल जाती और सभी दरबारी अपने अपने घर लौट जाते, तो उस दिन की यादें, वह अनोखा तोता और उसकी चंचल हंसी सभी के दिलों में गहराई से समा जाती। लोगों ने बाद में कहा कि उस तोते ने दरबार में सिर्फ हंसी नहीं बसाई, बल्कि दिलों के बीच एक नई समझ और प्रेम का सूत्र भी बुन दिया। बीरबल और अकबर दोनों ने महसूस किया कि सच्ची खुशी वही है जिसमें हम दिल खोलकर हंसें और अपने जीवन में आनंद के पलों को संजो कर रखें। इस प्रकार उस अनमोल दिन की घटनाएं, जो एक साधारण तोते के कारण शुरू हुई थीं, समय के साथ दरबार में एक प्रेरणा के रूप में अविरल बनी रहीं। हर कोई उस दिन को याद करता, उस तोते की हंसी के ठहाकों को दोहराता
और बीरबल के ज्ञान की मिसालों को सराहता। हंसी के उस अमृत से भरे पलों ने न केवल दरबार की गंभीरता को दूर किया बल्कि सभी के जीवन में एक नई रोशनी भी भर दी। सच कहते हैं कि हंसी ही वह सौंदर्य है जो जीवन को सच्चे अर्थों में रोशन कर देती है, और उस दिन का तोता हमें हमेशा यह याद दिलाता रहेगा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हल्की फुल्की हंसी हमें फिर से जीना सिखा देती है। और इस तरह बिना किसी औपचारिक आयोजन के, बिना किसी बड़े निर्णय के, दरबार की गहरी रात में भी एक छोटा सा तोता अपने चंचल अंदाज में सबको यह संदेश देता रहा कि जीवन में सदा हंसते रहो, मुस्कान बांटते रहो और कभी भी अपने दिलों से खुशियों को दूर न जाने दो। दरबार में आज भी जब कोई धीमी सी हवा चलती है या किसी को अचानक याद आता है उस दिन का वो तोता, तो सबकी आंखों में एक चमक आ जाती है और मन में वही पुरानी हंसी की गूंज सुनाई देती है। इस कहानी का असर इतना गहरा था कि बाद में आने वाली पीढ़ियां भी इस कथा को सुनकर न केवल आनंदित हुईं बल्कि उस पर अपनी अपनी व्याख्याएं भी देने लगीं। सभी मानते थे कि वह तोता किसी जादुई संकेत की तरह आया था, जिसे देखने के बाद हर मनुष्य को यह एहसास हुआ कि जीवन में कभी कभी छोटे छोटे चमत्कार भी बड़े बड़े प्रभाव छोड़ जाते हैं। वो तोता जिसकी हंसी आज भी महल की दीवारों पर गूंजती है, सबको यह सिखाता है कि कभी भी अपने अंदर की हंसी को दबाना नहीं चाहिए। याद किया जाता है कि एक बार जब दरबार में बड़ी से बड़ी बहस हो रही थी और कोई भी मध्यस्थता करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब अचानक से तोता उड़ते हुए आया और उसकी अचानक से निकली चहक ने सभी के चेहरे पर हंसी बिखेर दी। उस पल की मिठास, उस ठहाके की गूंज अभी भी लोगों के दिलों में एक मीठी याद बनकर रह गई है। अकबर बादशाह ने स्वयं कहा था, जब भी मुझे लगता है कि दरबार में गंभीरता छा रही है, मैं उस तोते की चहक याद करता हूँ और मेरे दिल की उदासी भी हंसी में बदल जाती है। बीरबल ने कई बार यह बात दोहराई कि हंसी जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, और उसका वो अनमोल तोता सभी को बिना बोले ही यह संदेश दे गया कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, हंसते रहना ही सच्ची जीत है। और इस तरह से उस दिन की घटनाओं ने दरबार में एक ऐसी परंपरा कायम कर दी कि हर किसी ने न केवल हंसी को अपनाया बल्कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आभार व्यक्त करना सीख लिया। आज भी जब कोई दरबार में या महल के हॉल में प्रवेश करता है तो वहां की दीवारों पर वही पुरानी कहानियां गूंजती हैं, वही चहकती हुई हंसी की यादें संजोई जाती हैं। वह तोता जो बिना किसी अपेक्षा के आई थी, आज भी लोगों को यह याद दिलाता है कि जीवन में किसी भी क्षण में अचानक हंसी की बारिश हो सकती है और वही बारिश हमारे मन को तरोताजा कर सकती है। इस प्रकार उस दिन की घटनाएं, उस चंचल तोते की अद्भुत शरारतें और बीरबल की निराली मुस्कान आज भी दरबार में और लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हर बार जब कोई उदासी का आलम छा जाता है तो लोग उस दिन की याद में हंसी के गीत गाते हैं और उस अनोखे तोते की चहक सुनकर फिर से जी उठते हैं। जीवन का असली मजा वही है, बिना किसी डर के हंसने का, बिना किसी रोक टोक के मुस्कुराने का। और उसी हंसी के बल पर ही तो हम हर दिन नए जोश के साथ जीवन जीते हैं। अंत में यह कहावत पूरे दरबार में प्रतिध्वनित होती रही, हंसी वह जादू है जो मुगल दरबार को भी आम लोगों की तरह खिलखिला देता है। अकबर ने कई बार खुद कहा कि इस दरबार में आज जब भी कोई गंभीर बात हो, उस दिन के उस तोते की चहक याद करना चाहिए, क्योंकि वही हर दिल में अमन और उल्लास के फूल खिला देता है। और बीरबल जो हमेशा अपनी हंसी से सबका दिल जीत लेते थे, ने मुस्कुराकर कहा कि हुजूर, हंसी में ही असली सत्ता निहित है, जो हमें हर अंधेरे से लड़ने की ताकत देती है। इस तरह उस दिन की शरारतों, ठहाकों और अनगिनत मजेदार पलों ने मुगल दरबार में एक ऐसी विरासत छोड़ दी जिसने आने वाले कई वर्षों तक सभी के दिलों में खुशियों के रंग भर दिए। उस अनमोल पल की याद आज भी बार बार जिंदा हो उठती है,
और हर बार हमें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन में सच्ची खुशी वही है जो हम अपने दिलों में हंसी को समेट कर रख सकें। यही है दरबार में उस अनमोल तोते की कहानी, जिसकी चहक ने सदैव लोगों को स्मित कर दिया। एक कहानी जो बताती है कि हर क्षण में हंसना ही जीवन का असली मजा है, और वही मजा हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। यह कहानी उस अद्भुत अनुभव की गवाही है जब एक चंचल तोते ने बिना किसी पूर्व सूचना के दरबार में प्रवेश किया, अपनी शरारतों से सभी के चेहरे पर मुस्कान लौटाई, और फिर उसी मुस्कान के साथ यह संदेश छोड़ गया कि चाहे दुनिया कितनी भी गंभीर क्यों न हो, हंसी हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। नीचे प्रस्तुत है एक काल्पनिक कहानी जिसमें सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध मंत्री बीरबल की चतुराई और उसे परखने का एक अनोखा प्रयोग दर्शाया गया है। ध्यान रहे कि यह कहानी एक मजाकिया और काल्पनिक दृष्टिकोण से लिखी गई है, ताकि बीरबल की प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता और हास्य को एक व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया जा सके। समय के उस मोड़ पर जब सम्राट अकबर अपने दरबार में नयापन और सुधार की बातों पर विचार कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसी योजना अपनाने का निश्चय किया जिससे समाज में अपराध की जड़ और उसकी सजा का महत्व जनवरी से जनवरी तक पहुंचे। अकबर ने सोचा कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, अपने कृत्यों के लिए सख्त जवाबदेही से घबराएगा, तो समाज में नैतिकता और ईमानदारी बनी रहेगी। इसी संदर्भ में उन्होंने बीरबल से एक अनूठा प्रयोग करवाने का प्रस्ताव रखा। बीरबल, जिनकी चतुराई और सिद्ध बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे, ने बिना किसी झिझक के अकबर की बात मान ली। उन्होंने तत्काल योजना बनाई कि वे स्वयं अपने आप को एक दोषी ठग के रूप में प्रस्तुत करेंगे, ताकि किसी वास्तविक अपराधी की पहचान में आसानी हो और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रमाण मिल सके। बीरबल ने सोचा कि अगर एक प्रतिष्ठित मंत्री भी अपने आप को अपराधी साबित कर सके, तो समाज में यह संदेश जरूर जाएगा कि कानून सभी पर बराबर लागू होता है। एक दिन की बात है, जब दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, बीरबल ने एक गुप्त योजना बनाई। उस दिन उन्होंने एक ऐसा बहुमूल्य आभूषण, एक अनमोल अंगूठी उठाने का प्रयास किया, जिसे असल में एक निशाचर व्यापारी ने अपनी चोरियों से प्राप्त कर रखा था। बीरबल का उद्देश्य था कि उस अंगूठी के माध्यम से उस व्यापारी की बेईमानी का पर्दाफाश हो जाए और दर्शाया जाए कि चोरी का अपराध छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल अपने वस्त्रों में आम आदमी की तरह मुखौटा पहनकर एक साधारण ठग के वेश में उस व्यापारी के पास पहुंच गए। व्यापारी उस समय अपने गोपनीय ठिकाने पर व्यस्त था। बीरबल ने चतुराई से अपनी उंगलियों में झुककर अंगूठी उठाई, ताकि कोई संदेह न हो सके। परंतु जैसे ही उन्होंने अंगूठी संभाली, एक चौकीदार जो उस स्थान पर पैदल निगरानी कर रहा था, ने उस विचित्र दृश्य को देखा। चौकीदार ने तुरंत ही झपकी से उतरते हुए पुलिस और दरबार के कुछ भरोसेमंद सदस्यों को बुलाया। समाचार की गूंज जल्द ही अकबर के दरबार में फैल गई। दरबार में सबका ध्यान उस गवाह पर केंद्रित हो गया, जिसने बताया कि एक ठग समान वेश में बीरबल को अंगूठी उठाते हुए देखा गया है। सम्राट अकबर, जिन्होंने अपने दरबार में सत्य और न्याय की अनमोल नीति अपनाई थी, बिना देर किए तत्काल उस कमरे में पहुंचे जहां बीरबल को चौकीदार द्वारा पकड़ा गया था। बीरबल, जो अपने आप में हर हालात के लिए तैयार रहते थे, थोड़े असमंजस से बोले, महाराज, मैं तो बस यही कोशिश कर रहा था कि समाज में चोरी के अपराध को उजागर किया जाए। अकबर ने तिक्त स्वर में पूछा, बीरबल, तुम हमारे दरबार के सबसे चतुर मंत्री हो, फिर भी तुमने स्वयं को अपराध के घेरे में क्यों ला दिया? दरबार में उपस्थित सभी सज्जन भी इस बात पर हैरान थे। बीरबल ने शांत मन से समझाते हुए कहा, महाराज, यदि हम कभी यह मानेंगे कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें, तो सबसे पहले हमारे अपने भीतर झूठ और बेईमानी को नकारना होगा। मैंने आज अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया ताकि यह सिद्ध हो सके कि किसी के भी कृत्यों में अगर असली अपराध छिपा है,
तो उसे पकड़ा जा सके, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। दरबार में चर्चा और तर्क वितर्क का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ सज्जनों का मानना था कि बीरबल ने साहस का परिचय दिया है, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि एक मंत्री द्वारा ऐसा जोखिम उठाना अत्यंत असामान्य है। तभी अकबर ने चौकीदार से पूछा, क्या तुमने स्पष्ट देखा कि वह व्यक्ति कौन था? चौकीदार ने निश्चिंत होकर बताया कि उस ठग के वेश में एक व्यक्ति की चाल अलग सी थी, जिसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही योजनाबद्ध लग रही थीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने अंगूठी उसी व्यापारी की थी जिसने पहले ही इस अंगूठी को चोरी करने में लिप्त था। मेरा उद्देश्य था कि यदि कोई अपराधी अपनी चोरी छुपाने का प्रयास करे तो वह अपने ही खेल में पकड़ा जाए। उन्होंने उस अंगूठी को दरबार के सामने रखकर प्रमाणित किया कि वह वस्तु उस व्यापारी की अप्राकृतिक संपदा थी, जिसके खिलाफ पहले ही कई शिकायतें दर्ज थीं। अकबर के मन में पहले तो कड़क प्रश्न उठे, परंतु बीरबल की चतुर व्याख्या और प्रस्तुत प्रमाण ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया। सम्राट ने कहा, बीरबल, तुम्हारी इस योजना ने हमें यह सिखाया कि कानून के सामने किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। अगर एक मंत्री भी इस तरह अपने आप को जोखिम में डाल सकता है, तो समाज में अपराध के प्रति हमारी नीतियां और भी सख्त होनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सज्जनों ने इस बात की सराहना की और बीरबल की चतुराई को फिर से सम्मानित किया। उस दिन की घटना ने समाज में यह संदेश पहुंचा दिया कि चाहे अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा ही क्यों न किया जाए, चाहे वह अपनी ऊंची पदवी हो या किसी आम आदमी की तरह, न्याय का दायरा सभी पर समान रूप से लागू होता है। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, मेरा यह प्रयोग केवल एक सीख देने के लिए था कि हमें हमेशा ईमानदारी और नैतिकता पर अडिग रहना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों में कड़ाई से सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं तो समाज में अपराध की जड़ें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस घटना से हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह कानून का उल्लंघन करता है तो उसे उसी के हिसाब से उत्तरदेह ठहराया जाएगा। परंतु तुम्हारी चतुराई और इस प्रयोग की बदौलत हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिली है। दरबार में इस निर्णय के पश्चात कानून के अनुपालन और अपराध निवारण के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए। व्यापारी वर्ग में ईमानदारी को और महत्व दिया गया और सभी को यह संदेश मिला कि चोरी का अपराध आज के दरबार में किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। बीरबल की इस चतुर घटना ने समाज में नैतिकता की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय बीतते बीतते इस घटना को लोक कथाओं और कहावतों में पिरो दिया गया। लोग कहते थे, जिस दिन बीरबल पकड़े गए चोरी करते हुए, उसी दिन से समाज में सच्चाई और न्याय की नींव और भी मजबूत हुई। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, उसे पकड़ लेना और उसका समाधान करना ही समाज की वास्तविक ताकत है। सम्राट अकबर ने बाद में कहा, मैंने आज एक ऐसी परीक्षा देखी है जिसने यह साबित कर दिया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी डर या झिझक नहीं होनी चाहिए। बीरबल, तुम्हारी इस चतुराई ने आज हमारे दरबार में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ दिया है, जिसे हम भविष्य में भी संजोकर रखेंगे। इस प्रकार बीरबल की उस दिन की घटना, जहां उन्हें चोरी करते हुए पकड़ा गया था, समाज में एक प्रेरणा के रूप में रच गई। उस दिन का सबक यह था कि कानून के समक्ष किसी को भी विशेष दर्जा या छूट नहीं दी जाती, चाहे वह कितनी ही प्रतिष्ठा वाला क्यों न हो। लोगों ने इस घटना से सीखा कि नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी ही असली आधार हैं, जिन पर समाज का आधार खड़ा होता है। यह कहानी भले ही काल्पनिक है, परंतु यह एक गहरी सीख देती है कि यदि हम किसी भी कार्य में नैतिकता और ईमानदारी का पालन करें, तो समाज में सच्चाई और न्याय की स्थापना संभव है। बीरबल की इस चतुराई और साहस ने भले ही उन्हें जोखिम में डाल दिया, हमें यह संदेश छोड़ दिया कि निष्ठा और सत्य की राह में उठाए गए कदम ही अंतिम विजय सुनिश्चित करते हैं।
समाप्त करते हुए यही कहा जा सकता है कि उस दिन बीरबल द्वारा उठाया गया वह अनोखा कदम आज भी हमारे दिलों में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है, एक ऐसा सबक जो हमें बताता है कि कानून और नैतिकता की रक्षा में किसी भी व्यक्ति का योगदान अनमोल है, चाहे वह स्वयं किस कदर जोखिम में क्यों न पड़ जाए। यह थी एक काल्पनिक कथा जहां बीरबल की चतुराई और प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि अपराध का पर्दाफाश करने तथा समाज में ईमानदारी और नैतिकता की स्थापना करना कितना आवश्यक है। अकबर के मन में पहले तो कड़क प्रश्न उठे, परंतु बीरबल की चतुर व्याख्या और प्रस्तुत प्रमाण ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया। सम्राट ने कहा, बीरबल, तुम्हारी इस योजना ने हमें यह सिखाया कि कानून के सामने किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। अगर एक मंत्री भी इस तरह अपने आप को जोखिम में डाल सकता है, तो समाज में अपराध के प्रति हमारी नीतियां और भी सख्त होनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सज्जनों ने इस बात की सराहना की और बीरबल की चतुराई को फिर से सम्मानित किया। उस दिन की घटना ने समाज में यह संदेश पहुंचा दिया कि चाहे अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा ही क्यों न किया जाए, चाहे वह अपनी ऊंची पदवी हो या किसी आम आदमी की तरह, न्याय का दायरा सभी पर समान रूप से लागू होता है। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, मेरा यह प्रयोग केवल एक सीख देने के लिए था कि हमें हमेशा ईमानदारी और नैतिकता पर अडिग रहना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों में कड़ाई से सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं, तो समाज में अपराध की जड़ें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस घटना से हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे उसी के हिसाब से उत्तरदेह ठहराया जाएगा। परंतु तुम्हारी चतुराई और इस प्रयोग की बदौलत हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिली है। दरबार में इस निर्णय के पश्चात कानून के अनुपालन और अपराध निवारण के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए। व्यापारी वर्ग में ईमानदारी को और महत्व दिया गया और सभी को यह संदेश मिला कि चोरी का अपराध आज के दरबार में किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। बीरबल की इस चतुर घटना ने समाज में नैतिकता की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय बीतते बीतते इस घटना को लोक कथाओं और कहावतों में पिरो दिया गया। लोग कहते थे, जिस दिन बीरबल पकड़े गए चोरी करते हुए, उसी दिन से समाज में सच्चाई और न्याय की नींव और भी मजबूत हुई। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, उसे पकड़ लेना और उसका समाधान करना ही समाज की वास्तविक ताकत है। सम्राट अकबर ने बाद में कहा, मैंने आज एक ऐसी परीक्षा देखी है जिसने यह साबित कर दिया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी डर या झिझक नहीं होनी चाहिए। बीरबल, तुम्हारी इस चतुराई ने आज हमारे दरबार में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ दिया है, जिसे हम भविष्य में भी संजोकर रखेंगे। इस प्रकार बीरबल की उस दिन की घटना, जहां उन्हें चोरी करते हुए पकड़ा गया था, समाज में एक प्रेरणा के रूप में रच गई। उस दिन का सबक यह था कि कानून के समक्ष किसी को भी विशेष दर्जा या छूट नहीं दी जाती, चाहे वह कितनी ही प्रतिष्ठा वाला क्यों न हो। लोगों ने इस घटना से सीखा कि नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी ही असली आधार हैं, जिन पर समाज का आधार खड़ा होता है। यह कहानी भले ही काल्पनिक है, परंतु यह एक गहरी सीख देती है कि यदि हम किसी भी कार्य में नैतिकता और ईमानदारी का पालन करें, तो समाज में सच्चाई और न्याय की स्थापना संभव है। बीरबल की इस चतुराई और साहस ने भले ही उन्हें जोखिम में डाल दिया, हमें यह संदेश छोड़ दिया कि निष्ठा और सत्य की राह में उठाए गए कदम ही अंतिम विजय सुनिश्चित करते हैं। समाप्त करते हुए यही कहा जा सकता है कि उस दिन बीरबल द्वारा उठाया गया वह अनोखा कदम आज भी हमारे दिलों में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है, एक ऐसा सबक जो हमें बताता है कि कानून और नैतिकता की रक्षा में किसी भी व्यक्ति का योगदान अनमोल है, चाहे वह स्वयं किस कदर जोखिम में क्यों न पड़ जाए।
यह थी एक काल्पनिक कथा जहां बीरबल की चतुराई और प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि अपराध का पर्दाफाश करने तथा समाज में ईमानदारी और नैतिकता की स्थापना करना कितना आवश्यक है। 6 महीने के लिए दरबार से निलंबित किया जाए। लेकिन चूंकि उसने बीरबल की जांच के बाद सच स्वीकार किया है, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। रतन सेन फूट फूट कर रो पड़ा। पर बीरबल ने उसे एक बात कही जो पूरे दरबार में गूंज उठी। जो इंसान अपने डर से लड़ता है वही सच में जीता है। उस दिन से बीरबल को रहस्य खोलने वाला कहा जाने लगा। अकबर ने दरबार के सामने कहा, बीरबल की बुद्धि न केवल अपराधी को पकड़ती है बल्कि आत्मा को भी दर्पण दिखाती है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां न्याय में संवेदना हो और सजा में सुधार की भावना हो वहीं से असली दरबार शुरू होता है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं, जिसमें रतन सेन वापसी करता है पर अब उसके इरादे बदल चुके हैं? कहानी का नाम बीरबल और अदृश्य चोर, दरबार की सबसे रहस्यमयी जांच। निम्नलिखित कहानी लगभग 5000 शब्दों में विस्तारित की गई है, जिसमें अकबर बीरबल के दरबार में हुई एक अनोखी चोरी की घटना को विस्तार से दर्शाया गया है। इसमें हंसी, भावनाएं, मनोवैज्ञानिक चालें, न्याय की गहराई और इंसानियत के सबक बुने गए हैं। एक सुनहरी सर्दियों की सुबह थी जब बादशाह अकबर के दरबार की रौनक कुछ कम लग रही थी। दरबार में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, पर माहौल में अनजानी सी चिंता का अंश था। तभी अचानक दरबार में एक हलचल मच गई। दरबार के एक महत्वपूर्ण कक्ष से एक अनमोल खजाने का हीरा, जिसे बादशाह ने सुल्तानेखजाना नाम से अभिमान से सजाया था, गायब हो गया था। दरबार में शोर सुनाई देने लगा। नौकर, पहरेदार और मंत्री सब एक दूसरे से सवाल करने लगे। अकबर का चेहरा गंभीरता से झुका हुआ था। उन्होंने तुरंत दरबार में उपस्थित सभी से पूछताछ शुरू कर दी, ये हीरा किसने चुराया? मगर जवाबों में एक भी स्पष्ट सुराग सामने नहीं आया। न तो ताले टूटे थे, न तो खिड़कियां खुली थीं, और कहीं कोई अवांछित उपस्थिति दिखी नहीं। पूरे महल में चुप्पी छा गई थी। उसी वक्त बादशाह ने अपनी गहरी आवाज में सभी को बुलाया, बीरबल, अब तुम्हें दरबार में बुलाकर इस रहस्य की पड़ताल करने का आदेश देता हूँ। मेरी प्रतिष्ठा इस खजाने के साथ जुड़ी हुई है। अगर यह फिर से वापस नहीं आया तो यह हमारे दरबार की शान पर कालियां डगमगा देगा। बीरबल, जो हमेशा से ही अदम्य बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, धीरे धीरे दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता के साथ हल्की मुस्कान भी झलक रही थी, मानो उन्हें किसी रहस्य से परिचित होने का एहसास हो चुका था। उन्होंने बादशाह के आदेश को गंभीरता से ग्रहण करते हुए कहा, महाराज, इस चोरी में कोई जादुई चाल नहीं है। इस मामले की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले उन सभी लोगों को संदेह की नजर से देखना होगा जो उस खजाने के पास या उसके आसपास मौजूद थे। पहला कदम, सभी संदिग्धों की पहचान। बीरबल ने पहले आदेश दिया कि उस रात के दौरान खजाने के कक्ष के पास ड्यूटी पर उपस्थित सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जाए। उन्होंने कहा, इस कक्ष की सुरक्षा पर नजर रखने वाले पहरेदार, नौकर और खजांची तथा उन मंत्रियों की भी सूची जो निरीक्षण के लिए आए थे, इनकी जांच करनी होगी। दरबार के अधिकारियों ने तुरंत सूची तैयार कर दी। सूची में शामिल थे 1-2 पहरेदार रामलाल और श्यामलाल, 2 खजांची बहादुर आलम, 3 नौकर मुन्ना, 4 निरीक्षण में आए 3 मंत्री रतन सेन, कामेश्वर और प्रदीप। बीरबल ने सूचियों का निरीक्षण करते हुए कहा, हमें पहले यह जानना होगा कि किसके व्यवहार में रात के समय संदेहास्पद बदलाव देखे गए। उन्होंने हर एक संदिग्ध का संक्षेप में वर्णन करने का आदेश दिया और हर व्यक्ति के हाल चाल, उनके व्यवहार और उनके हाल के दिनों में हुई किसी अनियमित गतिविधि के बारे में पूछताछ की गई। दूसरा कदम, कक्ष का गहराई से निरीक्षण।
बीरबल ने स्वयं उस कक्ष का निरीक्षण करने का निर्णय लिया जहां से हीरा गायब हुआ था। कक्ष का हर कोना, दीवारों की हर ईंट, दरवाजों की फटवार और खिड़कियों की बंदी पर ध्यान से नजर डाली गई। उन्होंने बताया, यदि हीरा चोरी हुआ हो तो या तो चोर ने कोई सुराग छोड़ा होगा या चोरी करने का तरीका ऐसा होगा कि वह बाहरी दुनिया को छुए बिना अंदर ही रह गया होगा। 6 महीने के लिए दरबार से निलंबित किया जाए। लेकिन चूंकि उसने बीरबल की जांच के बाद सच स्वीकार किया है, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। रतन सेन फूट फूट कर रो पड़ा। पर बीरबल ने उसे एक बात कही जो पूरे दरबार में गूंज उठी। जो इंसान अपने डर से लड़ता है वही सच में जीता है। उस दिन से बीरबल को रहस्य खोलने वाला कहा जाने लगा। अकबर ने दरबार के सामने कहा, बीरबल की बुद्धि न केवल अपराधी को पकड़ती है बल्कि आत्मा को भी दर्पण दिखाती है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां न्याय में संवेदना हो और सजा में सुधार की भावना हो, वहीं से असली दरबार शुरू होता है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं, जिसमें रतन सेन वापसी करता है पर अब उसके इरादे बदल चुके हैं? कहानी का नाम बीरबल और अदृश्य चोर, दरबार की सबसे रहस्यमयी जांच। निम्नलिखित कहानी लगभग 5000 शब्दों में विस्तारित की गई है, जिसमें अकबर बीरबल के दरबार में हुई एक अनोखी चोरी की घटना को विस्तार से दर्शाया गया है। इसमें हंसी, भावनाएं, मनोवैज्ञानिक चालें, न्याय की गहराई और इंसानियत के सबक बुने गए हैं। एक सुनहरी सर्दियों की सुबह थी जब बादशाह अकबर के दरबार की रौनक कुछ कम लग रही थी। दरबार में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, पर माहौल में अनजानी सी चिंता का अंश था। तभी अचानक दरबार में एक हलचल मच गई। दरबार के एक महत्वपूर्ण कक्ष से एक अनमोल खजाने का हीरा, जिसे बादशाह ने सुल्तानेखजाना नाम से अभिमान से सजाया था, गायब हो गया था। दरबार में शोर सुनाई देने लगा। नौकर, पहरेदार और मंत्री सब एक दूसरे से सवाल करने लगे। अकबर का चेहरा गंभीरता से झुका हुआ था। उन्होंने तुरंत दरबार में उपस्थित सभी से पूछताछ शुरू कर दी, ये हीरा किसने चुराया? मगर जवाबों में एक भी स्पष्ट सुराग सामने नहीं आया। न तो ताले टूटे थे, न तो खिड़कियां खुली थीं, और कहीं कोई अवांछित उपस्थिति दिखी नहीं। पूरे महल में चुप्पी छा गई थी। उसी वक्त बादशाह ने अपनी गहरी आवाज में सभी को बुलाया, बीरबल, अब तुम्हें दरबार में बुलाकर इस रहस्य की पड़ताल करने का आदेश देता हूँ। मेरी प्रतिष्ठा इस खजाने के साथ जुड़ी हुई है। अगर यह फिर से वापस नहीं आया तो यह हमारे दरबार की शान पर कालियां डगमगा देगा। बीरबल, जो हमेशा से ही अदम्य बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, धीरे धीरे दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता के साथ हल्की मुस्कान भी झलक रही थी, मानो उन्हें किसी रहस्य से परिचित होने का एहसास हो चुका था। उन्होंने बादशाह के आदेश को गंभीरता से ग्रहण करते हुए कहा, महाराज, इस चोरी में कोई जादुई चाल नहीं है। इस मामले की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले उन सभी लोगों को संदेह की नजर से देखना होगा जो उस खजाने के पास या उसके आसपास मौजूद थे। पहला कदम, सभी संदिग्धों की पहचान। बीरबल ने पहले आदेश दिया कि उस रात के दौरान खजाने के कक्ष के पास ड्यूटी पर उपस्थित सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जाए। उन्होंने कहा, इस कक्ष की सुरक्षा पर नजर रखने वाले पहरेदार, नौकर और खजांची तथा उन मंत्रियों की भी सूची जो निरीक्षण के लिए आए थे, इनकी जांच करनी होगी। दरबार के अधिकारियों ने तुरंत सूची तैयार कर दी। सूची में शामिल थे 1-2 पहरेदार रामलाल और श्यामलाल, 2 खजांची बहादुर आलम, 3 नौकर मुन्ना, 4 निरीक्षण में आए 3 मंत्री रतन सेन, कामेश्वर और प्रदीप। बीरबल ने सूचियों का निरीक्षण करते हुए कहा, हमें पहले यह जानना होगा कि किसके व्यवहार में रात के समय संदेहास्पद बदलाव देखे गए
उन्होंने हरेक संदिग्ध का संक्षेप में वर्णन करने का आदेश दिया और हर व्यक्ति के हाल चाल, उनके व्यवहार और उनके हाल के दिनों में हुई किसी अनियमित गतिविधि के बारे में पूछताछ की गई। दूसरा कदम, कक्ष का गहराई से निरीक्षण। बीरबल ने स्वयं उस कक्ष का निरीक्षण करने का निर्णय लिया जहां से हीरा गायब हुआ था। कक्ष का हर कोना, दीवारों की हर ईंट, दरवाजों की फटवार और खिड़कियों की बंदी पर ध्यान से नजर डाली गई। उन्होंने बताया, यदि हीरा चोरी हुआ हो तो या तो चोर ने कोई सुराग छोड़ा होगा या चोरी करने का तरीका ऐसा होगा कि वह बाहरी दुनिया को छुए बिना अंदर ही रह गया होगा। कक्ष में निरीक्षण करते समय उन्होंने देखा कि दरवाजे के ताले बिल्कुल सुरक्षित थे, खिड़कियां भी बंद थीं और किसी भी प्रकार की दरार या छेद की कोई निशानी नहीं मिली। दरबार में उपस्थित कुछ लोग चुपचाप देखते रहे, मानो उन्हें भी इस रहस्य की गहराई का एहसास हो रहा हो। बीरबल ने हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ किसी अजीब चाल का इशारा है। चोर ने ऐसा तरीका अपनाया है जिससे उसकी मौजूदगी बिल्कुल अदृश्य हो गई हो। तीसरा कदम, मनोवैज्ञानिक जांच की तैयारी। बीरबल की बुद्धिमत्ता में एक अद्भुत पहल और थी। उन्होंने सोचा, अगर चोरी का कोई भौतिक सुराग नहीं मिलता तो शायद चोर की मनोवैज्ञानिक कमजोरी पर ध्यान देना होगा। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं एक विशेष प्रयोग करूंगा। मुझे एक ऐसी चाल अपनानी होगी जिससे चोर अपने आप को प्रकट कर दे। दरबार में सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या प्रयोग है बीरबल जी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बताऊंगा, परंतु पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझा लें। बीरबल ने बताया कि उन्होंने हाल ही में ईरान से एक विशेष प्रकार की धूल मंगवाई है। उन्होंने कहा, यह धूल ऐसी है कि जो कोई हस्ती अगर अपने हाथों को ढक कर रखता है तो उसकी छुपी हुई असमर्थता इसका पता चल जाता है। इस धूल को अगर हम संदिग्धों के हाथों पर लगा दें और फिर सूरज की पहली किरण में देखें तो जो व्यक्ति डर के मारे अपने हाथ छुपाने लगेगा वही इस अपराध का मुख्य संदिग्ध हो सकता है। दरबार में मौन व्याप्त हो गया। सभी लोग आपस में नजरें मिला रहे थे, यह सोचते हुए कि बीरबल ने अब कौन सा नया जादू दिखाने वाला है। चौथा कदम, प्रयोग की रात। बीरबल ने उसी रात को संदिग्धों को एक ही कमरे में एकत्रित करने का निर्देश दिया। कमरे का माहौल कुछ गहन था। हर व्यक्ति के चेहरे पर उस रात की ठंडक के साथ साथ हल्की चिंता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में बिजली की मंद रोशनी में सभी संदिग्ध बैठे थे। बीरबल ने उन्हें आराम से बैठने का आदेश दिया और कहा, आप सभी विश्राम करें। आज रात मुझे अपने सत्य का पता लगाने में आपसे कोई बाधा नहीं चाहिए। सभी ने बिना किसी विरोध के आदेश का पालन किया। बीरबल ने धीरे धीरे संदिग्धों के बीच जाकर उनके हाथों की जांच शुरू की। हर एक संदिग्ध के हाथों में कोई विशेष निशान या धूल के संकेत नहीं दिख रहे थे, परंतु उन्होंने देखा कि मंत्री रतनसेन के हाथों में हल्की सी झिझक थी। बीरबल ने एक एक करके हर व्यक्ति से कहा, कृपया अपनी हथेलियां सामने रखिए। अधिकांश संदिग्धों ने आदर पूर्वक ऐसा किया। जब रतनसेन का नाम आया तो उनके हाथों में थोड़ा सा झटका सा महसूस हुआ। उनकी नजरें फुसत फुसत सी दिख रही थीं। पांचवां कदम, सच का पर्दाफाश। सुबह की पहली किरण जब कमरों में प्रवेश कर गई तो बीरबल दरबार में उपस्थित सभी से कहने लगे, अब आपके हाथों का निरीक्षण किया जाएगा। सभी संदिग्धों से हाथ दिखाए जाने लगे। उस समय मंत्री रतनसेन ने अपने हाथों को छिपाने का प्रयास किया और उनके चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई दिया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री रतनसेन, आप कृपया अपनी हथेलियां सामने लाएं। रतनसेन हकबकाने लगे, उनकी आंखों में भय के आंसू उमड़ने लगे। उन्होंने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि उनके हाथों में छुपा हुआ सच कुछ कम नहीं है। दरबार के लोगों की नजर रतनसेन पर टिकी हुई थी।
बीरबल ने धीरे से कहा, आपके हाथों के व्यवहार में एक असली संकेत है। आपके द्वारा छुपाने का प्रयास आपके मन में डर का प्रमाण है। रतनसेन ने आखिर में कबूल करते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी गंभीर बीमारी में थी और कर्जों का बोझ भी बहुत भारी था। मैंने सोचा कि हीरा बेचकर इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। मैंने चोरी की, परंतु मेरा इरादा केवल परिवार की मदद करने का था। दरबार में तब एक अनदेखी सी सन्नाटा फैल गई। अकबर का चेहरा गहरा दुख और निराशा से भर गया। पर बीरबल ने गंभीरता से कहा, गलती करना इंसान की कमजोरी है, परंतु उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। बीरबल ने रतनसेन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे डर से परिचित हूँ, परंतु यह रहस्य अब सामने आ चुका है। छठा कदम, निर्णय और सुधार का संदेश। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, रतनसेन, तुम्हारी गलती की सजा होनी चाहिए। तुमसे हीरा वापस लिया जाएगा और तुम्हें 6 महीनों के लिए दरबार से निलंबित किया जाएगा। लेकिन बाद में अकबर ने कहा, परंतु जिस तरह तुमने अपनी गलती स्वीकार की वह भी किसी हद तक प्रशंसनीय है। इसलिए तुम्हारी सजा इतनी कठोर नहीं होगी। दरबार में उपस्थित सभी ने एक गहरी सांस ली। रतनसेन की आंखों से अश्रु बहने लगे, परंतु उनके चेहरे पर अब पश्चाताप झलक रहा था। कक्ष में निरीक्षण करते समय उन्होंने देखा कि दरवाजे के ताले बिल्कुल सुरक्षित थे। खिड़कियां भी बंद थीं और किसी भी प्रकार की दरार या छेद की कोई निशानी नहीं मिली। दरबार में उपस्थित कुछ लोग चुपचाप देखते रहे, मानो उन्हें भी इस रहस्य की गहराई का एहसास हो रहा हो। बीरबल ने हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ किसी अजीब चाल का इशारा है। चोर ने ऐसा तरीका अपनाया है जिससे उसकी मौजूदगी बिल्कुल अदृश्य हो गई हो। तीसरा कदम, मनोवैज्ञानिक जांच की तैयारी। बीरबल की बुद्धिमत्ता में एक अद्भुत पहल और थी। उन्होंने सोचा, अगर चोरी का कोई भौतिक सुराग नहीं मिलता तो शायद चोर की मनोवैज्ञानिक कमजोरी पर ध्यान देना होगा। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं एक विशेष प्रयोग करूंगा। मुझे एक ऐसी चाल अपनानी होगी जिससे चोर अपने आप को प्रकट कर दे। दरबार में सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या प्रयोग है बीरबल जी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बताऊंगा, परंतु पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझा लें। बीरबल ने बताया कि उन्होंने हाल ही में ईरान से एक विशेष प्रकार की धूल मंगवाई है। उन्होंने कहा, यह धूल ऐसी है कि जो कोई हस्ती अगर अपने हाथों को ढक कर रखता है तो उसकी छुपी हुई असमर्थता इसका पता चल जाता है। इस धूल को अगर हम संदिग्धों के हाथों पर लगा दें और फिर सूरज की पहली किरण में देखें तो जो व्यक्ति डर के मारे अपने हाथ छुपाने लगेगा वही इस अपराध का मुख्य संदिग्ध हो सकता है। दरबार में मौन व्याप्त हो गया। सभी लोग आपस में नजरें मिला रहे थे, यह सोचते हुए कि बीरबल ने अब कौन सा नया जादू दिखाने वाला है। चौथा कदम, प्रयोग की रात। बीरबल ने उसी रात को संदिग्धों को एक ही कमरे में एकत्रित करने का निर्देश दिया। कमरे का माहौल कुछ गहन था। हर व्यक्ति के चेहरे पर उस रात की ठंडक के साथ साथ हल्की चिंता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में बिजली की मंद रोशनी में सभी संदिग्ध बैठे थे। बीरबल ने उन्हें आराम से बैठने का आदेश दिया और कहा, आप सभी विश्राम करें। आज रात मुझे अपने सत्य का पता लगाने में आपसे कोई बाधा नहीं चाहिए। सभी ने बिना किसी विरोध के आदेश का पालन किया। बीरबल ने धीरे धीरे संदिग्धों के बीच जाकर उनके हाथों की जांच शुरू की। हर एक संदिग्ध के हाथों में कोई विशेष निशान या धूल के संकेत नहीं दिख रहे थे, परंतु उन्होंने देखा कि मंत्री रतनसेन के हाथों में हल्की सी झिझक थी। बीरबल ने एक एक करके हर व्यक्ति से कहा, कृपया अपनी हथेलियां सामने रखिए। अधिकांश संदिग्धों ने आदर पूर्वक ऐसा किया।
जब रतन सेन का नाम आया तो उनके हाथों में थोड़ा सा झटका सा महसूस हुआ। उनकी नजरें फूसत फूसत सी दिख रही थीं। 5वां कदम, सच का पर्दाफाश। सुबह की पहली किरण जब कमरों में प्रवेश कर गई तो बीरबल दरबार में उपस्थित सभी से कहने लगे, अब आपके हाथों का निरीक्षण किया जाएगा। सभी संदिग्धों से हाथ दिखाए जाने लगे। उस समय मंत्री रतन सेन ने अपने हाथों को छिपाने का प्रयास किया और उनके चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई दिया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री रतन सेन, आप कृपया अपनी हथेलियां सामने लाएं। रतन सेन हकबकाने लगे, उनकी आंखों में भय के आंसू उमड़ने लगे। उन्होंने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि उनके हाथों में छुपा हुआ सच कुछ कम नहीं है। दरबार के लोगों की नजर रतन सेन पर टिकी हुई थी। बीरबल ने धीरे से कहा, आपके हाथों के व्यवहार में एक असली संकेत है। आपके द्वारा छुपाने का प्रयास आपके मन में डर का प्रमाण है। रतन सेन ने आखिर में कबूल करते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी गंभीर बीमारी में थी और कर्जों का बोझ भी बहुत भारी था। मैंने सोचा कि हीरा बेचकर इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। मैंने चोरी की, परंतु मेरा इरादा केवल परिवार की मदद करने का था। दरबार में तब एक अनदेखी सी सन्नाटा फैल गई। अकबर का चेहरा गहरा दुख और निराशा से भर गया। पर बीरबल ने गंभीरता से कहा, गलती करना इंसान की कमजोरी है, परंतु उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। बीरबल ने रतन सेन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे डर से परिचित हूं, परंतु यह रहस्य अब सामने आ चुका है। छठा कदम, निर्णय और सुधार का संदेश। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, रतन सेन, तुम्हारी गलती की सजा होनी चाहिए। तुमसे हीरा वापस लिया जाएगा और तुम्हें 6 महीनों के लिए दरबार से निलंबित किया जाएगा। लेकिन बाद में अकबर ने कहा, परंतु जिस तरह तुमने अपनी गलती स्वीकार की वह भी किसी हद तक प्रशंसनीय है। इसलिए तुम्हारी सजा इतनी कठोर नहीं होगी। दरबार में उपस्थित सभी ने एक गहरी सांस ली। रतन सेन की आंखों से अश्रु बहने लगे, परंतु उनके चेहरे पर अब पश्चाताप झलक रहा था। बीरबल ने आगे कहा, यह घटना हम सब के लिए एक सीख है। सही रास्ता चुनना कठिन होता है, परंतु गलतियों को स्वीकार कर सही दिशा में कदम बढ़ाना ही वास्तविक सुधार की निशानी है। सच्चा न्याय केवल दंड में नहीं, बल्कि सुधार और परिवर्तन में छिपा होता है। उस दिन बीरबल ने सबको यह संदेश दिया कि दरबार में केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को भी सुधारने का प्रयास करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो इंसान अपने डर से लड़ता है वही सच में जीता है। 7वां कदम, नए सिरे से शुरुआत। रतन सेन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, परंतु इस घटना के बाद दरबार में एक नया उत्साह भी देखने को मिला। बीरबल ने मंत्री रतन सेन के साथ ही सभी संदिग्धों और दरबार के सदस्यों के बीच एक सभा बुलाई। सभा में बीरबल ने सबसे कहा, आज हमने एक मुश्किल परीक्षा से गुजरकर यह जाना कि सच्चाई और न्याय में संवेदनशीलता भी होना चाहिए। जब हम अपने आप को सुधारने का अवसर देते हैं, तभी हम समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। सभा में मौजूद सभी ने एक दूसरे की आंखों में देखकर सहमति व्यक्त की। अकबर ने अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, आज तुमने दरबार की असली ताकत दिखा दी, हमारी समझदारी, सहानुभूति और सुधार की क्षमता। दरबार में ठहाकों और भावुकताओं का अद्भुत संगम हुआ। कुछ ने तो सच्चाई की कसक को महसूस किया, जबकि कुछ ने अपनी गलतियों से सीख लेने का प्रण किया। बीरबल ने रतन सेन से कहा, रतन सेन, हर इंसान से गलती होती है, परंतु सुधार के लिए अपनी गलती स्वीकारना ही सबसे बड़ा साहस है।
आशा करता हूँ कि तुम इस अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ोगे और अपना सबक दूसरों के लिए मिसाल बनाओगे। रतन सेन ने भी सर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं सत्य का मार्ग अपनाऊंगा और अपने परिवार तथा समाज के कल्याण के लिए सही राह चुनूंगा। 8वां कदम, दरबार में सुधार का नया अध्याय। इस घटना के बाद दरबार में एक नई सोच जाग उठी। बीरबल ने अपने शब्दों के माध्यम से न केवल चोर का पता लगाया, बल्कि पूरे दरबार और महल के प्रशासन में सुधार का संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी अपराध का मुकाबला केवल दंड से नहीं, बल्कि सुधार, शिक्षा और आत्मविश्लेषण से भी किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को अपनाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सोच आज हमें बताती है कि दरबार में न्याय के साथ साथ दया और सुधार की भी आवश्यकता है। हमारे राज्य को केवल सख्त नियमों से नहीं, बल्कि इंसानियत के गहरे पाठ से भी चलना होगा। दरबार के सदस्यों ने इस संदेश को दिल से अपनाया। अब दरबार में हर व्यक्ति ने यह प्रण लिया कि वे न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, बल्कि एक दूसरे के दुख को समझते हुए सहयोग भी करेंगे। बीरबल ने कहा, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि चुप्पी में छुपी हुई गलती का पर्दाफाश करना एक कठिन कार्य है, परंतु जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो सच सामने आ जाता है। सत्य और न्याय की जीत तभी संभव है जब हम सभी मिलकर सुधार की राह अपनाएं। 9वां कदम, समाज में बदलाव की लहर। इस घटना के बाद दरबार से बाहर भी एक नई लहर दौड़ पड़ी। महल के नौकर, पहरेदार और साधारण नागरिक अब बीरबल के संदेश को समझ चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि सुधार की शुरुआत सबसे पहले अपने आप से होती है। गांव-गांव में लोगों ने मिलकर अपने अपने जीवन में सुधार लाने का प्रण लिया। कुछ लोगों ने तो अपने पुराने गिले शिकवे स्वीकार कर लिए, जबकि कुछ ने अब अपने घरों में ईमानदारी और सच्चाई को प्राथमिकता दी। यह घटना उस राज्य के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। धीरे धीरे उस राज्य में अपराध कम होने लगा और दरबार में एक नई नई ऊर्जा फैल गई। अकबर ने एक सभा में कहा, आज से हमारे राज्य में सुधार का नया अध्याय शुरू हो चुका है। हमारी प्रेरणा केवल दंड में नहीं, बल्कि सुधार और समझदारी में है। बीरबल ने आगे कहा, जहां कोई डर छुपता है, वहां सुधार की राह भी मिल जाती है। यह हमारे लिए एक सीख है कि जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हमें सही रास्ता दिखता है। सभी ने बीरबल के इन शब्दों को सुनकर उत्साह के साथ प्रण लिया कि वे हमेशा सच और सुधार के मार्ग पर चलेंगे। दरबार के सदस्यों में एक ठोस परिवर्तन आया और अब सभी ने मिलकर न्याय, दया और समझदारी का एक नया माहौल तैयार किया। अंतिम कदम, कथा का सार और संदेश। बीरबल ने बाद में लिखित रूप में कहा, मेरी यह कहानी केवल एक चोरी का रहस्य सुलझाने की नहीं है। यह उस सत्य का प्रतीक है जिसे हमने आज समझा है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके डर को स्वीकार कर सुधार की राह चुनने में निहित है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वही वास्तव में सच्चे इंसान होते हैं। दरबार में इस घटना के बाद एक नई चेतना जाग गई। लोगों ने यह समझ लिया कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है और यदि उसे सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो समाज में बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। रतन सेन की गलती को न सिर्फ एक अपराध मानकर दंड दिया गया, बल्कि उसके अनुभव से सभी ने यह सीखा कि सच्ची सजा सुधार में ही निहित है। अकबर बादशाह ने भी कहा, बीरबल की चतुराई और उसकी संवेदनशील सोच ने आज हमें यह दिखा दिया है कि सच्चा न्याय केवल कड़वाहट में नहीं, बल्कि दया और सुधार में भी बसा होता है। हमें अपने दरबार में ऐसे ही सुधार और विकास के मार्ग अपनाने होंगे, जिससे हमारा राज्य हर मोर्चे पर आगे बढ़ सके। दरबार में रमनाओं, मुस्कुराहटों और कुछ आंसुओं के बीच इस घटना का संदेश सभी के दिलों में घर कर गया।
बीरबल ने न केवल चोरी का रहस्य सुलझाया बल्कि सभी को यह भी सिखाया कि असली जीत उसी में है जब हम अपने अंदर के डर, झूठ और अपमान को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करें। आज भी जब दरबार में इस कहानी का जिक्र होता है तो हर व्यक्ति उन दिनों की याद में खो जाता है जब बीरबल ने चुप्पी में छुपी हुई सच्चाई को प्रकट कर दिया था। उनकी यह बुद्धिमत्ता, समझदारी और मनोवैज्ञानिक चालें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। दरबार के हर कोने में यह कहानी एक चेतना बनकर रह जाती है कि अगर हम सच के डर से लड़ना सीख जाएं, तो कोई भी अपराध, कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। समापन। इस प्रकार बीरबल और अदृश्य चोर दरबार की सबसे रहस्यमयी जांच नामक यह कथा हमें यह संदेश देती है कि न्याय का असली स्वरूप केवल दंड में नहीं बल्कि सुधार, संवेदना और परिवर्तन में छुपा होता है। जब रतन सेन ने अपने डर को पार करते हुए अपनी गलती स्वीकार की तो उसने न केवल खुद को सुधारने का पहला कदम उठाया बल्कि उसके अनुभव से पूरे दरबार और समाज को यह सीख मिली कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। बीरबल ने हमें यह भी सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी तभी दूर होती है जब वह अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने का साहस दिखाता है। यह कहानी उस रात की है जब बीरबल ने अपने चतुराई और हिम्मत से न सिर्फ एक चोरी का पर्दाफाश किया बल्कि लोगों के दिलों में सुधार और सच्चाई की नई लौ भी जल दी। बाद में जब अकबर ने अपने दरबार के सामने कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता और सच्चाई का संदेश हमें सदा याद रखना चाहिए, तो सभी ने ठंडी सांसों के साथ प्रण लिया कि भविष्य में हम सदैव सुधार, दया और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। इस प्रकार यह कथा लगभग 5000 शब्दों में निहित संदेश के साथ समाप्त होती है। दरबार समाज और हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि जब हम अपने अंदर के डर और झूठ को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तभी हम सच में अपने जीवन को रोशन और सफल बना सकते हैं। जनाब, यह रही वो विस्तृत कहानी बीरबल और अदृश्य चोर दरबार की सबसे रहस्यमयी जांच लगभग 5000 शब्दों में। आशा है कि आपको इस रहस्यमयी, इमोशनल